हेलो गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सो आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेट है किससे, दैट इज़ ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। वो क्या है? वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज़ है और उस डिजीज़ का नाम क्या है? वी विल डिस्कस अबाउट मायस्थीनिया ग्रेविस टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। आई विल ट्राई कि सारे जो बेसिक कंसेप्ट है मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में, डिटेल कंसेप्ट है फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, वो आपको पता लगे इस वीडियो के बारे में और आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो। सो आज हम इस मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट जब करते हैं कोई डिजीज़, हमें उसके बारे में बेसिक फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, उस फंक्शन, उस सिस्टम की, उस प्रोसेस की। उसके बाद देन हम जा सकते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डिजीज़ कहाँ पे होती है, कैसे होती है, लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होते हैं और जिसकी वजह से हम किसी भी डिस्कशन में खड़े उतर सकते हैं। सो हम मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे। सो एज वी डिस्कस्ड, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? दिस इज़ ए न्यूरोमस्क्यूलर दिस इज ए न्यूरोमस्क्यूलर junction disease. This is a neuromuscular junction disease. Myasthenia gravis is a neuromuscular junction disease. इसके साथ में एक इसके साथ में एक यूजुअली एक कंफ्यूजिंग और एक टाइप की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। वो मायस्थीनिया ग्रेविस से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कंफ्यूजिंग है बिकॉज देयर आर सम सिमिलरिटीज़ और मैकेनिज्म लगता है कि सेम है लेकिन है नहीं। काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, एक दो डिफरेंसेस के बारे में हम बोलेंगे, बट दैट इज़ एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। सो मूविंग ऑन। सो हमने डिस्कस किया कि मायस्थीनिया ग्रेविस जो होती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ है, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। आई नो कि आपको पता होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। लेट अस स्टिल डिस्कस कि ये दैट इज़ अ प्लेस, इट्स अ प्लेस वेयर देयर इज़ टिपिकली क्या होता है वहाँ पे होता है मोटर न्यूरॉन कनेक्शन। मोटर न्यूरॉन कनेक्शन होता है इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ, लेकिन किसके साथ? और वॉलेंट्री मसल्स के साथ। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन्स एज टू आवर वॉलेंट्री मसल्स। देखिए अगर हम एक डायग्राम बनाए सीखने के लिए, देखिए सपोज दिस वन इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। जस्ट टेक ए सिमेट्रिक डायग्राम। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। दिस वन, दिस इज द वेंट्रल हॉर्न, एज यू सेड दिस इज डॉर्सल हॉर्न, और दिस इज सेंट्रल कैनाल। तो यह तो आपको पता ही होगा कि हमारे मोटर जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? दे कम फ्रॉम वेंट्रल हॉर्न। दिस इज द मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं और वो जाते का, टेक दिस, दिस इज एन, दिस वन इज एन synapse, this motor neuron, this a motor neuron. What is this called? This is called, let us discuss it afterwards. ये है मोटर न्यूरॉन। और किसके साथ कनेक्शन बनाता है ये? कनेक्शन किसके साथ होता है? टू आवर टू आवर वॉलेंट्री मसल, टू आवर वॉलेंट्री मसल। दिस इज द साइनेप्स ऑफ आवर वॉलेंट्री मसल। सो ये है, यहाँ पर कनेक्शन बनता है जिसकी वजह से क्या होता है? देखिए इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के होल कनेक्शन की वजह से क्या होता है? इट इन्फ्लुएंस आवर कंट्रैक्शन होती है हमारी मसल्स की, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और कैसे होता है? देखिए जो ये मोटर न्यूरॉन है, इसमें क्या होता है? देखिए दिस वन इज नोन एज प्री साइनेप्टिक, दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस वन इज नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक, दिस इज नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक एक्चुअली, एंड दिस इज द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। और अब बोले आप किस चीज़ से होता है ये? हमारी जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होती है उसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है, और न्यूरोट्रांसमीटर आप सबको पता होगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स इन दिस, इट इज़ एसिटाइलकोलिन। और बात है कि एसिटाइलकोलिन आता कहाँ से है? देखिए आता कहाँ से, दिस प्री सिनेप्टिक
बॉडी जो है इनके ऊपर देयर आर प्रेजेंट choline channels here. There are choline channels present. What are these? If we see, these are choline channels. और कोलिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि कोलिन को बाहर से इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में लाते हैं। और एक कोलिन कहाँ से आता है? इट यूजुअली कम फ्रॉम जीआईटी, हमारी डाइट के थ्रू आता है कोलिन। और अब एसिटल कोलिन तो है, कोलिन तो मिल गया है, लेकिन हमारा जो एसिटेट है वो कहाँ पे है? जो यूजुअली इस टर्मिनल में होता है, इसमें होता है, इसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एसिटेट, एसिटल कोएंजाइम एसिटेट, और देयर इज एन फ्यूजन ऑफ दीज ड्यू टू डिफरेंट एंजाइम, जिसकी वजह से दिस इज द एसिटेट प्लस कोलिन which gives acetylcholine, or acetylcholine, then there is a formation of acetylcholine vesicles in this terminal. ये इसमें क्या बनता है? acetylcholine इसमें वेजिकल बनते हैं, छोटे इन पैकेट, आपको कि छोटे छोटे पैकेट बनते हैं जिनमें ये जो हमारा एसिटलकोलिन बन गया इस टर्मिनल में वो इसमें पैक होता है। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, अगर बड़ी भी अमाउंट हो लेकिन वो छोटे छोटे पैक में, छोटे छोटे पैकेट्स में वो पैक करते हैं, ऐसी एसिटलकोलिन भी पैक होता है छोटे छोटे वेजिकल्स में पैक होता है इस मेम्ब्रेन, इस टर्मिनल में, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में। देन व्हाट हैपन्स, उसके बाद क्या होता है? एसिटलकोलिन तो बन गया, और एक चीज़ के बारे में हमने देखा कि ये जो क्या है, जो इनके दरमियान है, दिस इज़ द प्री सिनेप्टिक, दिस इज़ आवर पोस्ट सिनेप्टिक, इसके बीच में जो गैप होती है इसको कहते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये आपको याद रहना चाहिए। और देखिए, आपने पढ़ा होगा यूजुअल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी और एक्शन पोटेंशियल में कि यूजुअली हमारी जो कंट्रैक्शन है, यूजुअली जो हमारे काम होते हैं, हमारी मसल कंट्रैक्शन किस वजह से होती है? डिपोलराइजेशन की वजह से। किसकी वजह से होती है? डिपोलराइजेशन। और वो डिपोलराइजेशन कैसे होती है हमारी प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स में? देखिए कैसे होता है यूजुअली, कैसे होता है हमारे पास डिपोलराइजेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम नई टर्मिनल पाएंगे, टेक दिस एज दिस टर्मिनल, ये हमारे एसिटलकोलिन वेसिकल्स है। यहाँ पे देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, बहुत सारे होते हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। दीज आर सोडियम चैनल्स, दीज आर सोडियम चैनल्स। देखिए डिपोलराइजेशन किस चीज़ की वजह से? जब हमारे इस टर्मिनल में सोडियम इन्फ्लक्स होता है, सोडियम अंदर आ जाता है, सोडियम इज हियर, इसकी वजह से व्हाट हैपन्स, इसकी वजह से देयर इज एन स्टिमुलेशन ऑफ, किसकी स्टिमुलेशन होती है? दीज आर द कैल्शियम गेटेड चैनल्स, इनकी स्टिमुलेशन होती है और ये ओपन होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम भी इन्फ्लक्स होता है। देखिए अब इस सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी आ गया। कैल्शियम कहाँ आ गया? कैल्शियम साइनेप्टिक इस टर्मिनल में आ गए। और ये साइनेप्टिक टर्मिनल, कैल्शियम साइनेप्टिक टर्मिनल में आने के बाद व्हाट हैपन्स, ये जो कैल्शियम आता है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है हमारी इस प्रोसेस को पूरा करने में। कैल्शियम का क्या रोल होता है? देखिए क्या रोल होता है, देखिए क्या होता है। देखिए जो हमारे पैकेट जो बने थे, वेजिकल जो बने थे, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए लेट अस टेक दिस एज एसिटलकोलिन वेजिकल, बहुत सारे होते हैं। देखिए ये तो यहाँ पे घूम रहे हैं, जाना कहाँ है उनको? हमें तो देखिए ये तो हमारा था पोस्ट सिनेप्टिक, जाना कहाँ है इनको? जाना तो इनको इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में है, इन पोस्ट सिनेप्टिक में जाना है, लेकिन जाएगा कहाँ से? जाएगा ये जब तक ये दरवाजे पे ना जाए। जब तक कोई दरवाजे पे नहीं जाएगा तब तक वो बाहर कैसे निकलेगा? ये तो रीज़न है। और ये चीज़ जो इसको यहाँ पे फ्यूज़ करने में होता है, कौन मदद करता है? दैट कैल्शियम टेक्स इम्पॉर्टेंट रोल। कैल्शियम की वजह से ये क्या होता है, लेकिन कैसे होता है? देखिए बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक होता है, दैट इज़, जो एक इम्पॉर्टेंट सा होता है, इस एसिटिलकोलिन जो वेजिकल है उस पर प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन। बहुत और भी होते हैं लेकिन दिस वन इज़ द मेन, दिस इज़ द प्रोटीन प्रेजेंट हेयर। और ये जो प्रोटीन है इसको हम कहते हैं सिनेप्टोब्रिविन।
ये प्रेजेंट होता है किस पे, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ये एसिटाइलकोलिन के पैकेट जो हमने देखे वेसिकल जो होते हैं उन पे प्रेजेंट होता है सिनेप्टोब्रिविन। और इसका जो लेने वाला होता है वो कहाँ पे होता है, ऑन दिस टर्मिनल। इस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सिंटैक्सिन। सिनेप्टोब्रिविन के लिए और भी प्रोटीन होते हैं लेकिन दीज आर द इम्पॉर्टेंट। सिंटैक्सिन प्रेजेंट होता है और इनको जो फ्यूज़ करना है, इनको तो मिलना है, जो इनको फ्यूजन कराना है वो फ्यूजन कौन कराता है, दैट्स मीडिएटेड बाय दिस कैल्शियम। वो फ्यूजन कौन कराता है, ये कैल्शियम कराता है। और जिसकी वजह से जब ये जो यहाँ ये वाला एसिटाइलकोलिन वेसिकल जिस पे सिनेप्टोब्रिविन है ये सिंटैक्सिन पे आता है, फ्यूज़ होता है, इसकी वजह से गेट ओपन होता है जिसकी वजह से ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोसेस क्या है। और अब तो ये इस जगह से निकल गया हमारा एसिटाइलकोलिन और वो इस जगह पे आया है। और इसके बाद इसका जाने का कौन सा रास्ता है, इसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया है दिस इज नोन एज वी ऑलरेडी डिस्कस पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है। ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक कंपोनेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है। और जो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आप कहो ऐसे एसिटाइलकोलिन है, दिस वन इज एसिटाइलकोलिन जो वहाँ से निकला है, उसको लेने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं कि आप आओ। एसिटाइलकोलिन को लेने के लिए यहाँ इस वाले टर्मिनल पे रिसेप्टर्स होते हैं, दिस इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक कंपोनेंट। इस पे रिसेप्टर्स होते हैं। और वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस एसिटाइलकोलिन को लेने के लिए होते हैं, दोज आर नोन एज दीज आर कोलिनर्जिक। सुना होगा आपने नाम, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स। और ये कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर यूजुअली, ये कोलिनर्जिक दीज आर यूजुअली आयन चैनल्स, दीज आर आयन चैनल्स होते हैं, पेंटामेरिक आयन चैनल्स होते हैं। और अब क्या होता है, जो ही एसिटाइलकोलिन से रिएक्ट करते हैं दिस पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एसिटाइलकोलिन, इट कॉजेज इनफ्लक्स, कैटायोनिक इनफ्लक्स, कैटायन इनफ्लक्स, कैटायन इनफ्लक्स आता है इन टर्मिनल्स से। देयर इज एन कैटायन इनफ्लक्स, यहाँ से सोडियम इनफ्लक्स होता है अंदर की तरफ इनटू दिस एरिया, सोडियम इनफ्लक्स होता है एसिटाइलकोलिन से, देयर इज एन कैटायनिक इनफ्लक्स। और जब भी कैटायनिक इनफ्लक्स होता है व्हाट हैपेंस, देयर इज एन डिक्रीज इन द थ्रेशोल्ड, जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डाउन होता है, कम्स टू -50 ऐसे मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो गया, अब पहले तो वो -60 था, -70 था, वो क्या हो गया, वो हो गया लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव हो गया। और लेस नेगेटिव, जब ये लेस नेगेटिव है देयर इज एन डिफरेंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज एंड प्लेट पोटेंशियल। देखिए एंड प्लेट पोटेंशियल तो चेंज हो गया। अब इस चीज़ की वजह से यहाँ पे क्या होता है, देयर आर आल्सो प्रेजेंट सोडियम चैनल्स। ये तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, कोलिनर्जिक डिपेंडेंट है, लेकिन ये वाले वोल्टेज डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स, जिनकी वजह से ये स्टिमुलेशन आती है इन एंड प्लेट, जो ये एंड प्लेट पोटेंशियल आ गया -50 का, इसकी वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं एंड देयर इज एन डिपोलाइजेशन इन टू दिस एरिया एज वेल। ये मैकेनिज्म है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स की जो फिर जो कि मोटर न्यूरॉन से कहाँ पे हमने पढ़ा था कि कहाँ से आ गया और कहाँ पे पहुँचा, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की कंट्रैक्शंस होती है, रिलैक्सेशंस होती है, कंट्रैक्शन होती है इस चीज़ की वजह से। जब एसिटाइलकोलिन की स्टिमुलेशन, जब भी डिपोलाइजेशन होती है कंट्रैक्शन होती है, which is also calcium mediated contraction like actin myosin based, जो कि आपने अभी नॉर्मल फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा। और देखिए अब तो देखिए जो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स थे, अगर हम फिर से एक टर्मिनल बनाए सिर्फ पोस्ट वाला, जो यहाँ पे रिसेप्टर्स थे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, बहुत ही एक अच्छी फिजियोलॉजी होती है, ऑलरेडी हम गॉड ने बनाई होती है कि जो ये रिसेप्टर्स होते हैं अगर ये यहाँ पे रहे व्हाट हैपन्स, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहे उसकी वजह से कंटिन्यूसली इन पे एसिटाइलकोलिन का असर होता होगा और कंटिन्यूस कंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से हम तो हमारे मसल्स को कंट्रैक्ट ही रहेंगे, रिलैक्स होगी नहीं, उनकी वजह से इनको डिस्ट्रॉय करना है। आप इनका काम हो गया भाई, अब आपकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, अभी आपने कंट्रैक्शन कर लिया, नाउ दीज आर टू बी डिस्ट्रॉयड। और किससे डिस्ट्रॉयड होता है, इनके लिए एक एंजाइम है
आई होप आई नो कि आपको पता होगा कौन सा एंजाइम होता है. इट इज़ नोन एज एसिटाइल cholinesterase enzymes which destroy the acetylcholine. और इस acetylcholinesterase की वजह से there is an destruction और वो कहेंगे destroy ऑफ किसका acetylcholine का. ये नॉर्मल बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ब्यूटीफुल फिजियोलॉजी. ये देखिए एक बेसिक हमने एक डिस्कस कर लिया, जिसके बाद हमें किसी भी डिजीज़ के बारे में, अगर हम माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में हमारा टॉपिक था, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी डिस्कस करना. अब आपको इजीली समझ आएगा, ये बेसिक नॉलेज की वजह से कंसेप्ट इससे डेवलप होता है. अब बहुत इजी होता है किसी भी डिजीज़ के बारे में पढ़ना. देखिए अब हमने तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पढ़ा कि कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या जंक्शन है. अब अगर हम माइस्थीनिया ग्रेविस पाएंगे, जो कि हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक था माइस्थीनिया ग्रेविस. अब क्या था माइस्थीनिया ग्रेविस, क्या होता है? ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. क्या है? दिस वन इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़. और जिसमें क्या होता है, देयर इज़ एन एंटीबॉडीज टू, देयर इज़ एन ऑटो डिस्ट्रक्शन. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, लेट अस से ऑटो डिस्ट्रक्शन. ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, ऑटो डिस्ट्रक्शन, ऑटो इम्यून कहेंगे हम, अटैक ऑन. और किस पे होते हैं वो होते हैं यही जो हमने पढ़ा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे मेनली. और भी होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. मेनली एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही थी नॉर्मल, वो इफेक्ट होती है. दैट्स द मेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मायोस्थीनिया ग्रेविस. देखिए बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के बाद कितना इजी लग रहा होगा आपको कि इनको ऑटो एंटीबॉडीज होती है इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के पास, क्योंकि आपको मेन मैकेनिज्म तो पूरा पता है. दैट्स व्हाट इज़ नीडेड एट आवर लेवल, कि पूरा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए. पूरे अच्छे से हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या बेसिक मैकेनिज्म है, ताकि हम कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन का एक अच्छे से आंसर निकाल पाए. कि हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हम किसी भी डिस्कशन में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए. सो देखिए यूजुअली डिजीज़ क्या होती है, कैसे इम्पेयर होती है. सबसे पहले तो एक आता है ऑटो इम्यून. देखिए जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ है, देखिए फॉर एग्जांपल कौन कौन आता है. देखिए एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ आते हैं, जिसमें कौन सा हमने पढ़ा था, विच कंटेन्स माइस्थीनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम ऑल्सो. और माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, दिस इज ऑटो एंटीबॉडी टू विच एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. एंड वन मोर प्रोटीन के खिलाफ ये ऑटो एंटीबॉडीज होती है, दैट्स ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट मस्क प्रोटीन्स. हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मस्क प्रोटीन क्या होता है आगे चल के इस डिस्कशन में. ये तो हो गया ये. और देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ये लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम और माइस्थीनिया बारे में काफ़ी सारी डिफरेंसेस है, लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी. देखिए हमने देखा माइस्थीनिया ग्रेविस. देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर और मस्क प्रोटीन के खिलाफ रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज बनती है. लेकिन इन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम व्हाट हैपन्स, वहाँ पे भी ऑटो एंटीबॉडी होती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है, लेकिन किसके खिलाफ होती है, अगेंस्ट व्हाट द एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट. ये मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अगेंस्ट प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स. देखिए कैसे स्मूथली कंसेप्ट समझ आता है. ये जो यहाँ पे तो हमने देखा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज मस्क प्रोटीन के, लेकिन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम भी ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज में आता है. लेकिन वहाँ पे क्या होता है मैकेनिज्म, वहाँ पे बनते हैं ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स. अगर हम उस पर देखेंगे, एक जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ने कैल्शियम एंटर हुआ था, जिसकी वजह से ये फ्यूजन हुई थी. अब जब यही अब जब यही डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी वजह से कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, इन्फ्लक्स नहीं आएगा कैल्शियम की वजह से, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा, जिसकी वजह से तो टोटल इम्पेयरमेंट होगा. लेकिन कहाँ पे होता है, प्री सिनेप्टिक. वो वाला कहाँ पे है, पोस्ट सिनेप्टिक. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिजीजेस.
आगे चल के अगर हम और देखेंगे, देयर इज़ आल्सो कंजेनाइटल मायस्थेनिक सिंड्रोम्स, जो जिसकी वजह से भी यहाँ पे इफेक्ट होता है। देयर आर डिफेक्टिव जीन्स इन इसमें जो कि कंजेनेटली प्रेजेंट होते हैं, और हो सकता है देयर में भी प्रेजेंट न्यूरोमस्कुलर। ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट डिजीज़ों के बारे में। लाइक देयर इज़ आल्सो टॉक्सिन मीडिएटेड भी है, टॉक्सिन मीडिएटेड भी। फॉर एग्जांपल देयर इज़ बॉटुलिनम टॉक्सिन, आपने सुना होगा बॉटुलिनम के बारे में, बॉटुलिनम टॉक्सिन के बारे में। बहुत ही डेंजरस एक टॉक्सिन है ये। इसका क्या रोल होता है, इट डाइजेस्ट सिनेप्टोब्रिविन। यहाँ पे भी आपको बेसिक नॉलेज की वजह से इजी हो जाएगा। ये सिनेप्टोब्रिविन को ही डाइजेस्ट करता है। अब जब सिनेप्टोब्रिविन नहीं है तो फ्यूजन कैसी होगा सिंटैक्सिन के साथ, दैट आल्सो रिजल्ट इज इन इम्पेयरमेंट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ऐसी कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूनिन, मे बी प्रोकेनामाइड और टेट्रासाइक्लिन, और भी है कुछ और भी ड्रग्स है, लेकिन हम ज़्यादा वो नहीं वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट दीज लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड्स आल्सो एट्सट्रा एंड मनी मोर। ये तो हो गई थी नॉर्मल कंडीशन जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होता है। अब मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि मायस्थेनिया ग्रेविस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ है वो किस के अगेंस्ट बनती है। वन इज़ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, द सेकंड इज़ मस्क प्रोटीन्स, ये दो। और इसमें भी अगर हमें याद रखना है, हमें याद रखना है कि मेनली द प्रोटीन्स autoimmunity is against, almost we can say 85 to 90% is against acetylcholine, and only if we say 10% or 10 to 15% is against मस्क प्रोटीन्स। आपने तो पढ़ा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स क्या होता है, लेकिन ये मस्क प्रोटीन क्या होता है अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें। मस्क प्रोटीन क्या होता है, दीज आर मसल स्पेसिफिक काइनेसिस। सार्कोलिमर प्रोटीन होता है मसल। एक्चुअली इसका मेन फंक्शन के साथ हम डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये क्या प्रोटीन होते हैं, इन ब्रीफ बस जस्ट रिमेंबर कि ये एक्ट एज रिसेप्टर करते हैं, दिस आर हैविंग काइनेस एबिलिटी। ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, गिव सिग्नल्स, ब्रीफली आप याद रखिए, गिव सिग्नल्स, जिसकी वजह से रेगुलेशन कंट्रोल होती है। रेगुलेशन ऑफ व्हाट, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। देखिए क्या रेगुलेशन होती है ये आपको पता होना चाहिए। जब लेट अस टेक दिस एज, जो हमने पढ़ा था कि पोस्ट सिनेप्टिक, जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक प्रोसेस कंटिन्यू होती है जिसकी वजह से ये ओल्ड रिसेप्टर्स इंटरनलाइज होते हैं, अंदर जाते हैं इसमें, और नए बन जाते हैं, नए फॉर्म होते हैं जो कि ऊपर जाते हैं। आप समझो कि जो बूढ़े हुए रिसेप्टर उनको वापस लाते हैं अंदर और डिस्ट्रॉय करते हैं, और नए नए सिपाहियों को बेचते हैं वहाँ पे रहने के लिए। और इस प्रोसेस को रेगुलेट जो करता है वो यही होता है मस्क प्रोटीन इसी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। जस्ट अ ब्रीफ। सो ये था मस्क प्रोटीन के बारे में। तो आप देखिए मायस्थेनिया ग्रेविस में और क्या क्या होता है। अब जो मायस्थेनिया ग्रेविस है, हमने देखा कि ये ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती है, किसके अगेंस्ट बनती है, और किन में मोस्ट कॉमन होता है। जब यंग में होता है ये, देन इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स, और अगर ओल्डर पेशेंट में होता है देन मोस्ट कॉमन इन मेल्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द कंडीशन। और एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन आपको याद रखनी पड़ेगी रिलेटेड टू मायस्थेनिया ग्रेविस, और वो क्या, जब भी यूजुअली इन यंगर पेशेंट्स या यंगर पेशेंट्स में मायस्थेनिया ग्रेविस हम फाइंड करते हैं, तो यंगर में क्या होता है, वेरी मच एसोसिएटेड विद किसके साथ, थाइमिक हाइपरप्लेसिया के साथ। रिमेंबर दिस, किसके साथ एसोसिएटेड है, थाइमिक हाइपरप्लेसिया। और जब ओल्डर पेशेंट आता है उसमें किसके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएशन होती है मोस्टली, इट इज़ विद द थाइमोमा। हम
ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों एसोसिएट होता है ज़्यादा इसके साथ। बट रिमेंबर दिस टू, दिस आर इम्पॉर्टेंट, कि जब यंगर पेशेंट आता है इट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द थाइमिक हाइपरप्लेसिया, बिकॉज उस पेशेंट को यूजुअली थाइमिक हाइपरप्लेसिया भी होता है। और जब ओल्डर पेशेंट आता है उस पेशेंट को यूजुअली, नॉट एवरीवन बट यूजुअली उस पेशेंट को थाइमोमा होता है। डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। और क्या पैथोजेनेसिस रहेगी, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। ऑटो एंटीबॉडीज़ तो हमने देखा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि उस ऑटो एंटीबॉडी से क्या होता है। देखिए ये तो सबको पता होगा, गूगल से जल्दी निकालेगा कोई भी, वो देखेगा दिस इन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच ऑटो एंटीबॉडीज अटैक द पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल और द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। बट आपको ये पता होना चाहिए एमबीबीएस लेवल में कि कैसे अटैक करता है, क्या प्रोसेस होता है, किसकी वजह से ये होता है, ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। यू हैव टू बी वन स्टेप फॉरवर्ड बाकियों से, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है। देखिए क्या एंटीबॉडीज होती है, एज ई ऑलरेडी मैंशन कि 85% ऑलमोस्ट अगेंस्ट द एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, और 15% आर अगेंस्ट द मस्क प्रोटीन्स। और ये एंटीबॉडीज जो बनते हैं ऑटो एंटीबॉडीज, दीज आर यूजुअली आईजीजी। और जहाँ भी आप आईजीजी देखो, रिमेंबर दिस, जहाँ भी आईजीजी देखो दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। और ऐसी अगर मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट मदर प्रेग्नेंट है, देन इट्स हाईली पॉसिबल कि जो चाइल्ड बर्थ होगा वो भी मायस्थीनिया ग्रेविस में हो सकता है। सो क्या होता है इसके साथ, जब ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट आवर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। देखिए अगर हम वो फिर से एक पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल ड्रॉ करें, उस पे हमारे थे यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और अब क्या होता है इसकी वजह से, जो ये हमारा आईजीजी है, दीज आर डाइवैलेंट ऑटो एंटीबॉडीज, और ये इनके साथ बाइंड करते हैं बिफोर एसिटाइलकोलिन बाइंड करें, दीज आर ऑटो रिएक्टिव, और इनके साथ ही बाइंड करते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ आवर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, जो कि हमने कहा था कि वो पेंटामेरिक होता है, और यहाँ पे जो डाइवेलेंट आता है, इट बाइंड्स विद दिस जस्ट सिमेटिक, बाइंड्स विद दिस, और ये इनके साथ बाइंड हो गया ऑटो एंटीबॉडीज आईजीजी हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो गया। अब जब इनके साथ बाइंड हो गए, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, देखिए ये आपको यहाँ पे समझना है, इट ब्लॉक्स, ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन था वो कहाँ जाएगा बेचारा, वो तो अब कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऑटो एंटीबॉडी से ही ब्लॉक हो गया। और देखिए क्या होता है, हो गया ना ब्लॉक, यहाँ पे इट्स एन एबनॉर्मलिटी है, इट इज़ नॉट ए नॉर्मल फंक्शन। और ये क्या बन गए यहाँ पे, दीज आर नोन एज, दीज फॉर्म पैथोलॉजिकल क्लस्टर्स बनते हैं इनकी वजह से, डू द फ्यूजन ऑफ एसिटाइलकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड दिस ऑटो एंटीबॉडी आईजीजी। और जब कुछ भी हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस को हट के एक देयर इज़ एन एबनॉर्मल प्रोसेस गोइंग ऑन, ऐसे ही ये हमारी बॉडी इनको भी सेंस करती है, दे सेंस दैट देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक, दैट्स वाई ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स थे, दे आर इंटरनलाइज्ड। इनको बोल रहे हैं आप अंदर ही आओ, आप तो ख़राब हो गए, आप अंदर ही आओ, और इनको इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज जब अंदर आती है, देयर आर लाइसोसोम्स एज वी से, वन देन डिग्रेड दीज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और जिसकी वजह से देयर इज एन डिक्रीज इन द नॉर्मल transmission. This is the main pathogenesis of myasthenia gravis. Not only blockage of acetylcholinergic receptors, but also the formation of pathological clusters. Remember, formation of pathological clusters, and then internalization, and then degradation. This is the main pathogenesis of myasthenia gravis. और अब तो cell it is unable to compensate. कंपनसेटरी मैकेनिज्म तो होते हैं, लेकिन अब तो एनेबल है, इट इज़ अनेबल टू कंपनसेट नाउ, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द
कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो हमारी हो रही थी दैट्स इम्पेयर्ड। और उस इम्पेयर्ड की वजह से क्या होता है, देयर इज एन यूजुअली जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर होते हैं दे आर पेनलेस usually all, and it signify it is present with weakness of our muscles because there is not proper neuromuscular junction transmission contraction जो हमें होनी थी वो नहीं हो रही है because there is a decrease in the cholinergic receptors जो हमने mechanism पढ़ा and impairment of this transmission। इवन हमने जो पढ़ा था कि there is an association, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जब पढ़ो तो डीप पढ़ो, फुल कंसेप्ट बेस्ड पढ़ो, फुल नॉलेज पढ़ो। एसोसिएशन में बोला था ज़्यादातर किससे होता है, थाइमोमा एज वेल एज थाइमिक हाइपरप्लेसिया। थाइमोमा या हम कहेंगे थाइमिक एबनॉर्मलिटी और इसमें क्या आता था, थाइमोमा एंड वन इज थाइमिक हाइपरप्लेसिया। दो एसोसिएशन हम कहे थे विद मायस्थीनिया ग्रेविस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है बिकॉज यूजुअली ये फाउंड होता है उन पेशेंट्स में जिनमें मायस्थीनिया ग्रेविस पाया जाता है। और थाइमो में यूजुअली क्या होता है, थाइमो में हमने यूजुअली अब एज आगे भी डिस्कस किया था कि पहले भी डिस्कस की थी, ओल्ड एज मैन में होता है और दिस वन इज़ यंगर फीमेल्स में पाया जाता है। और थाइमोमा क्या होता है, देखिए थाइमस तो आपने पढ़ा होगा, पता होगा, लेकिन अब अगर आपको कोई थाइमोमा कहेगा, मोस्टली मेजॉरिटी में थाइमोमा कहेंगे, बोलेंगे तो ये तो ट्यूमर है। लेकिन क्या, किन का ट्यूमर है, क्या प्रॉब्लम है, कहेंगे टी सेल्स का, दैट्स रॉन्ग, बी सेल्स का, दैट्स रॉन्ग। बट बिकॉज थाइमोमा इज प्रॉब्लम ऑफ द epithelial cells, remember epithelial cells of thymus gland, टी सेल बी सेल का नहीं, बट इप्थीलियल सेल्स। और जो थाइमिक हाइपरप्लेसिया आप कहोगे कि थाइमिक हाइपरप्लेसिया क्या है, हाइपरप्लेसिया तो है लेकिन किन का है, टी सेल्स का, नो। आप कहोगे इप्थीलियल सेल्स का, नो, बट दिस इज द हाइपरप्लेसिया ऑफ बी सेल्स, दैट्स वेरी अपोजिट आप कहो, लेकिन दैट्स द पॉइंट। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना, इवन बी सेल्स फॉलिकल्स का हाइपरप्लेसिया यहाँ पे। और आपको पता है, देखिए अब क्या होता है प्रॉब्लम, जब थाइमस हाइपरप्लेसिया या थाइमस में हमारी प्रॉब्लम होती है, हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि कैसे, हाँ, हमारी जो ये बी सेल टी सेल है कैसे एजुकेट होती है, आपको वो सिलेक्शंस होती है, नेगेटिव सिलेक्शंस होती है, वो थाइमस एजुकेट करता है इनको कि आपको कैसे काम करना है। और जो आप कहो कि जो प्रोसेस के खिलाफ होते हैं, जो कि आपको, आप समझो कि जो काम करने के लायक ही नहीं होते हैं, उनको या तो सप्रेस किया जाता है या तो डिस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन जब इसी में प्रॉब्लम है, थाइमस में ही प्रॉब्लम है, द फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड। और इसमें क्या है, ये उस टाइम उनको सप्रेस नहीं करते, दे लेट द जो ऑटो रिएक्टिव बने थे बी या टी सेल्स टू प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडीज़। यूजुअली क्या होता है, जब नए नए आप कहो कि यंग बी सेल टी सेल थाइमस में पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे कुछ निकलते हैं, वहाँ पे उनकी एजुकेशन होती है, और जो हम वहाँ पे ऑटो रिएक्टिव निकलते हैं हमारी सेल्फ टिश्यू के खिलाफ, उसको वहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जाता है या सप्रेस किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ये थाइमस में ही प्रॉब्लम आ गई, दैट प्रोसेस isn't happening, that's why they let autoreactive B or T cells to produce autoantibodies. That's why it is mainly associated with myasthenia gravis, or that's why in myasthenia gravis patient is thymectomy is done, and that produces benefits in some patients, in most patients, and it doesn't produce benefits in some patients, but it is done in the myasthenia gravis patients. तो ये तो था पैथोजेनेसिस हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। अगर हम आएंगे अब क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था, हमने एज बोला था मैंने कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें पेनलेस वीकनेस होती है ऑफ मसल्स। ऐसा पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेशेंट विल प्रेजेंट, इट विल बी ग्रेजुअल ऑनसेट, नॉट सडन, यूजुअली it is fluctuating, it is
the patient present with increased fatigue. Increased fatigue with कब होगा? जब when patient sustained effort. इसकी क्या मसला है? देखिए यहाँ पे आप और एक डिफरेंस देख सकते हैं कि मायस्थीनिया ग्रेविस में पेशेंट जब पहले कोई वर्क करता है, पहले उसको कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, वहाँ पे तो वो गुड होगा, वहाँ पे वो एफर्ट लगाएगा, लेकिन विद टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम होने के बाद इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज। यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है वो, पहले तो अच्छी वर्क होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देयर इज एन वीकनेस ऑफ द मसल। और जो हमने लैम्बर्ट एट्रियम पढ़ा था उसमें बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पे पहले तो डिक्रीज्ड एफर्ट, डिक्रीज्ड एफर्ट्स है, वीकनेस है, लेकिन ग्रेजुअली इट इंक्रीजेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंड कर सकते हैं, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लैम्बर्ट एट्रियम सिंड्रोम एंड मायस्थीनिया ग्रेविस। अब देखिए अगर हम देखेंगे कि कौन से मेजर मसल्स आर इन्वॉल्व्ड, मेजर मसल्स, सो मेजर मसल्स में मोस्टली cranial muscles are involved। और cranial में कौन कौन से आती है? when cranial muscles are all involved it can cause, ये आपको पता, ये आपको सिंपल से पता चलेगा, डिप्लोपिया, drooping of eyelid, there can be ptosis, dysphagia, there can be difficulty in speech, etc. even chewing difficulty, और स्माइल में भी प्रॉब्लम आती है, देयर कैन बी इज यूजुअली ए सैड स्माइल प्रेजेंट। सैड स्माइल के साथ पेशेंट आएगा बिकॉज द मसल्स आर नॉट वर्किंग, विच इज ऑल्सो नोन एज मायस्थीनिक स्नार्ल। ये इन चीज़ों से आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू आपको डिफरेंशिएट, आपको डायग्नोज करने में ईजीनेस होगी। और इसके अलावा भी मसल्स आर इन्वॉल्व लाइक neck, limb muscles, shoulder muscles, etc. But the upper ones are mostly involved. तो डायग्नोसिस किस बेसिस पे बनाते हैं हम? डायग्नोसिस यूजुअली हिस्ट्री हम लेते हैं पेशेंट की, वी गो विद द फिजिकल एग्जामिनेशन, एज वी सेड हम स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, चाहे किसका, इसमें हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं एज ए प्रीवियसली मैंशनड कि लैम्बर्ट एट्रियम सिंड्रोम या मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट में आप उनको बोलेंगे किसी चीज़ को होल्ड करने में, और विद टाइम मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट में आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रिप, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, जस्ट ग्रिप लूज होगी विद टाइम, बट लैम्बर्ट एट्रियम सिंड्रोम में पहले वो ग्रिप लूज पकड़ेगा, लेकिन विद ग्रेजुअल टाइम दैट विल स्ट्रेंथन द, he will strengthen the grip. Investigations, further investigations, we will check for the presence of autoantibodies. We can go for CT MRI भी करते हैं because we have to we can also find here thymic dysabnormalities like thymoma, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं इसमें। और ट्रीटमेंट तो एक अलग टॉपिक है, अभी हम यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे टॉपिक, बट एक जनरल आइडिया आपको तो कंफर्म पता चल जाएगा कि हम इनमें करते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेस। देखिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये इजी होता है, क्यों करते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेस ये आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों करते हैं। और वी कैन गिव इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स एज इट इज़ ऑटो इम्यून, and also plasma pheresis is done, even as I said thymectomy or IV immunoglobulin is sometimes given. This is the basic modality of the treatment. The treatment will be deeply discussed in pharmacology portion, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे पैथोजेनेसिस, फिजियोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग मायस्थीनिया ग्रेविस। आई होप कि आपको मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली होगी। आई होप कि मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की होगी आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।